बनते हैं? एल्निको मटेरियल से बनते हैं। तो व्हाई डू वी प्रिफर द एलॉय एल्निको फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट? नहीं है? अच्छा, मैं क्वेश्चन बोल रहा सर हूँ। फेरोमैग्नेटिक होते हैं। क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होते फेरोमैग्नेटिक। हैं। अच्छा। और कोई? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी एक तरीके से। नहीं, ये नहीं चलेगा आंसर। एक और, एक पढ़ाया था मैंने, हिस्टेरिसिस कर्व आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास, इसके बेस पे आंसर देना है। हिस्टेरिसिस कर्व के बेस पे आंसर देना। और हिस्टेरिसिस कर्व में दो चीजें पढ़ाई थी, एक रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी। ठीक है, तो इसके बेस पे आंसर बनेगा। आंसर है, देखो क्वेश्चन आप लोग लिखते जाना, क्योंकि एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो आपको आंसर आप तो बाद में भी ढूंढ सकते हो। तो क्वेश्चन लिखते रहना कि एल्निको मटेरियल क्यों यूज होता है। दिस इज बिकॉज दिस एलॉय हैज हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोएर्सिविटी। इसकी जो ये हाई रिटेंटिविटी है बहुत हाई होता है, और कोएर्सिविटी भी बहुत हाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कम भी कर दें तब भी इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, यानी कि इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। ठीक है, इजिली डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। इसीलिए इस मटेरियल को हम यूज करते हैं, यानी एलॉय को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी क्या होती है? हाई। और कोर्सिविटी भी क्या होती है? हाई। ठीक है। और इसकी एक डिसएडवांटेज है, इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये ब्रिटल है। नेचर में कैसा है ये? ब्रिटल है। आप देखते हो ना, मैग्नेट को अगर आप तोड़ोगे तो वो टुकड़ों टुकड़ों में हो जाता है, तुरंत टूट जाता है, वायर नहीं बना सकते आप। तो इसकी एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज इट्स अ ब्रिटल इन नेचर। ठीक है। और मैंने होमवर्क जो दिया था, डिफरेंसेस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, सिर्फ एक बच्चे का, सोनिया का होमवर्क आया है और किसी का होमवर्क नहीं आया है। क्या चाहते हो, सबके घर कॉल करूं मैं? क्यों भाई आशीष, रचित? अच्छा, तेरे को तो कोड ही नहीं दिया मैंने। ठीक है। सर वैसे डिफरेंस लिख लिया, कोड में सबमिट कर दूंगा। हाँ, दिव्यांशु, क्या बात है? इसलिए मैंने कॉल करी है तेरी मम्मी को। तू होमवर्क नहीं कर रहा है ना? मनीष, क्या हुआ? अपलोड कर दिया है? 5 मिनट पहले किया है, तो 5 मिनट पहले करोगे तो कैसे पता चलेगा? क्लास के 5 मिनट पहले याद आती है? हैं? चलिए, अभी एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने डिफरेंसेस लिखे हैं? बहुत लोग कह रहे हैं कि लिखे हैं सर, हमने डिफरेंसेस देखे हैं। क्यों भाई आशीष, तेरा क्या? अच्छा, तू आशीष, तूने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी बाद में? आशीष, सुधर जा आशीष, सुधर जा। सही प्रैक्टिकल वाला फाइल क्वेश्चन कंप्लीट फिर करता से रह जाएगा रिपीट कर और दो। समझ में कुछ नहीं आएगा। हाँ जी सोनिया। सही वाला क्वेश्चन फिर से बोल दो। क्वेश्चन, व्हाई डू वी हाँ सर। प्रेफर टू यूज द एलॉय एल्निको? व्हाई डू वी प्रेफर टू यूज द एलॉय एल्निको फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट? फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। अब देखिए, डिफरेंसेस में मेजर डिफरेंसेस तो आपने पढ़ लिया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट होती हैं, फीवली रिपेल होती हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं। ये एक 3 पॉइंट है जिसके बेस पे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। डायमैग्नेटिक, पैरा एंड फेरो। थोड़ा आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनमें जो डिफरेंसेस है वो क्या डिफरेंसेस है, वो देखो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है दैट इज ससेप्टिबिलिटी। ये पूछ लिया जाता है कि क्या होती है। अब आपने डिफरेंसेस लिखे हैं, तो बताइए डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी क्या होगी? कौन बताएगा?
कोई बताएगा? देखिए, ये ध्यान रखना है, डायमैग्नेटिक की जो सर ससेप्टिबिलिटी की डायमैग्नेटिक में नेगेटिव होगी। नेगेटिव होगी, बट इक्वल टू या उससे ज्यादा ही होगी और 0 से कम होगी। ठीक है, नेगेटिव तो होगी बट -1 से नीचे नहीं जाएगा, -1 तक जाएगा, -1 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। पैरामैग्नेटिक में पॉजिटिव होगी बट एक कांस्टेंट वैल्यू से कम होगी, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उससे कम होगी, जहाँ पे ए इज कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, काई की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी और कांस्टेंट वैल्यू होगी। इस केस में काई जो होगा वो पॉजिटिव होगा और काफी हाई वैल्यू होगी। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक के केस में काई यानी ससेप्टिबिलिटी जो है वो पॉजिटिव होगा और काफी हाई होगा। ठीक है। सेकंड आता है, नेक्स्ट जो आता है वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, यानी कि म्यू नॉट म्यू, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, म्यू मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये क्या होगा? तो डायमैग्नेटिक के केस में ये म्यू नॉट से कम होता है, यानी वैक्यूम वैल्यू से कम होता है। ठीक है। पैरामैग्नेटिक में म्यू नॉट से ज्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक में म्यू नॉट से ज्यादा होता है, पैरामैग्नेटिक में बहुत ज्यादा होता है। देखो आपको पता है कि फेरोमैग्नेटिक में जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरामैग्नेटिक की ही होती है, बट उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक से ही होती है बट उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए इसकी वैल्यू म्यू नॉट से ज्यादा है और इससे काफी ज्यादा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन आता है कोर्सिविटी, पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? कोर्सिविटी। कोर्सिविटी जो है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? 0। और फेरोमैग्नेटिक की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, पैरामैग्नेटिक की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये कुछ मेन टॉप डिफरेंसेस थे जो बार बार पूछ ले जाते हैं। अच्छा, कोई मेरे को बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। ओके। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, इसको अगर आप नोट करना चाहो नोट कर लो। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के बेस पे बताना कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है और कौन सा डायमैग्नेटिक है। ठीक है। डायग्राम ए, डायग्राम बी और डायग्राम सी। तो बताइए इसमें से कौन सा, पहले तो ये बताइए इसमें कौन सा फेरोमैग्नेटिक है? सर सी फेरोमैग्नेटिक है। सी फेरोमैग्नेटिक है। सी फेरोमैग्नेटिक, और कौन कह रहा है? किसी का अलग आंसर? सर ए और सी दोनों लग रहे हैं। ए और सी दोनों लग रहे हैं। अच्छा, और किसी का? सोनम? सी फेरोमैग्नेटिक है। क्यों?
क्योंकि जो सी होता है यानी फेरोमैग्नेटिक होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मटेरियल में से एंटर करेंगी, जबकि ए में है कम मैग्नेटिक मटेरियल एंटर कर रही है। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक कौन सा है? बी। डायमैग्नेटिक बी, क्योंकि इसमें से ये फीवली रिपेल करता है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया और ये फेरोमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, तो बच्चा ये, तो ये क्या बन गया? पैरामैग्नेटिक। क्लियर, समझ गए? ठीक है, और क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बनते हैं, तो आप लोग फॉर्मूला बेस्ड तो खुद कर ही लोगे, जहां डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग, मैं कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन मेरे को मिल जाता तो वो भी पूछ लूंगा। चलो एक पूछ कर ही लेते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन है, a solenoid has a core of material with relative permeability 400। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? 400 है। रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? 400, दैट इज म्यू आर। ठीक है, वन सेकेंड होल्ड करो। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विद रिलेटिव परमेबिलिटी 400। रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी है? 400। और the winding of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere। यानी करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 ampere। if the number of turns is 1000 per meter, number of turns is 1000 per meter, इसका मतलब देखो, अगर बोलता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, इसका मतलब वो क्या दे रखा है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे होते कैपिटल एन, बट इसने बोल दिया नंबर ऑफ 1000 पर मीटर। पर मीटर का मतलब इसने दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि स्मॉल एन की वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? एच, बी, एम एंड मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है। तो H क्या था? H हमारा था मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैंने बताया था क्या होता है? B इज इक्वल टू, सोलेनॉइड के लिए B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI था, तो यानी कि B इज इक्वल टू मैंने बताया था H था, जिससे H इज इक्वल टू कितना आ गया था? NI। तो H निकल जाएगा, H इज इक्वल टू NI, N कितना है? 400, नहीं, N है 1000 इंटू I कितना है? 2 एम्पियर, तो कितना आ गया? 2000। ठीक है, H कितना आ गया? 2000। और इसकी यूनिट क्या बताई थी मैंने? एमीटर पर मीटर। ठीक है,
एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो अगर आप देखो ये जो बी है ये म्यू नॉट एच है, तो ये फ्री स्पेस के लिए है ना। तो अगर मीडियम के लिए निकालना है तो आप क्या कर दोगे, म्यू नॉट एच कर दोगे, म्यू नॉट एच कर दोगे, म्यू एच कर दोगे, सॉरी म्यू एच कर दोगे। और म्यू क्या होता है मीडियम के लिए, तो म्यू को हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है रिलेटिव, म्यू नॉट का पता होता है, इसका हमें पता नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एच, है ना, म्यू नॉट म्यू आर एच। अब हमें म्यू आर की वैल्यू पता है और म्यू नॉट की भी वैल्यू पता है, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। म्यू आर की वैल्यू गिवन है 400 और h अभी आपने निकाला है 2 इंटू 10⁻⁻3। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आना चाहिए आंसर सॉल्व करने पे, ये पूरा आ जाएगा 1 टेस्ला। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 टेस्ला, अप्रोक्सीमेटली 1 टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एम निकालने के लिए मैग्नेटाइजिंग। तो ये देखिए एक रिलेशन हमने पढ़ा था B इज इक्वल टू म्यू नॉट M प्लस एच, ये पढ़ा था ना, I प्लस एच था, ये M प्लस एच हमने पढ़ा था, अगर याद हो आपको, किसी को याद है? ये I वही है, ये M मतलब वही है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, दो फॉर्म पर दो पढ़े थे ना हमने, एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स पढ़ा था और एक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ा था। तो ये आई को ही एम कह रहा है, ये जो आई है उसी को एम कह रहा है। ये आई हम क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे करंट का रोल आ गया है, इसलिए आई को नहीं डिनोट कर रहे हैं, हम एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एम निकालना है, तो देखिए क्या हो सकता है, एम निकालना है तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एम प्लस, या इस तरीके से भी कर सकते हो, बी बाय म्यू नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एच। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b बाय म्यू नॉट माइनस एच। सिंपल है, सिंपल देख रहे हो आप, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखो h की वैल्यू आप निकाल चुके हो, b की वैल्यू आप निकाल चुके हो, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आना चाहिए, 7.94 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर इनवर्स, एम्पियर मीटर इनवर्स। ठीक है, तो एम्पियर मीटर इनवर्स। क्लियर है बात? यस सर। उसके बाद रिलेशन आता है, इसने पूछा है मैग्नेटाइजेशन करंट, है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट। तो इसके लिए जो रिलेशन आप यूज कर सकते हो, इसी से यूज कर सकते हो, इसका रिलेशन आप निकाल सकते हो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई प्लस आई एम। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे, I की वैल्यू पता है, B की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है और म्यू नॉट आपको पता है, तो सारी वैल्यूज पता है, IM आपका निकल आएगा। ठीक है, तो ये IM आपका कितना आना चाहिए, 794 एम्पियर, 794 एम्पियर ये आंसर आना चाहिए सॉल्व करने के बाद। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, कोई दो एग्जांपल बताइए मैग्नेटिक डाइपोल के, एनी टू एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। सॉरी, +3। मैग्नेटिक डाइपोल के कोई दो एग्जांपल बताइए।
सर कंपास नहीं, रॉन्ग। एनीवन? सर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, करेक्ट। और फर्स्ट हो गया बार सर मैग्नेट। कंपास नीडल्स। कंपास नीडल में वो बार मैग्नेट का ही एक तरीके का एग्जांपल है, नॉर्थ डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो घूमता है ना, वो काउंट नहीं ओके होगा। हाँ। और कोई एग्जांपल सोचिए, और कौन सी ऐसी चीज है जो बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है? और एक सर डेरिवेशन, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। हाँ हाँ, सोलेनॉइड। और एक डेरिवेशन भी रह गई, मेरे ध्यान से उतर गई, सोलेनॉइड। तो ये दो एग्जांपल हैं जो कि डाइपोल की तरह काम करते हैं। सोलेनॉइड भी एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक डेरिवेशन है दैट इज सोलेनॉइड एज ए बार मैग्नेट, यानी कि प्रूव करना होता है कि या तो बार मैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड की तरह एक्ट करता है या सोलेनॉइड बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। इसको बेसिकली हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मेरा रह गया था आई गेस टॉपिक, तो इसको हम पढ़ेंगे, एक बार करेंगे। टॉपिक डाल लीजिए, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। ठीक है, तो इसमें ये चीज है। और इसके बाद एक लाइन लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिए। टू डेमोन्स्ट्रेट द सिमिलैरिटी ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, टू demonstrate the similarity of a current carrying solenoid to a bar magnet, to demonstrate the similarity of a current carrying solenoid to a bar magnet, let us calculate axial field, let us calculate axial field of a finite solenoid carrying current. finite solenoid carrying current। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन आपको थोड़ा सा रिमाइंड करनी पड़ेगी, दैट इज जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। चैप्टर 4 में जो हमने डेरिवेशन पढ़ी है दैट इज करंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाला है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। वो वाली डेरिवेशन आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये वाली डेरिवेशन नहीं थी जिसमें हमने ये सर्कुलर लूप लिया था और ऐसे एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था इसका, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है, तो इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो फॉर्मूला क्या था? वो फॉर्मूला था B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। रेडियस हमने ए लिया था, अपॉन में 2
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये डेरिवेशन हमने करी, ठीक है। ये डेरिवेशन हमने निकाली थी। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एक से ज्यादा टर्न्स हुए तो, अगर एक है तो एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ये डेरिवेशन हमने करी थी, अगर आपको ध्यान है तो। नहीं ध्यान है तो एक बार चैप्टर 4 में जाना और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एन एक्सियल पॉइंट पे वाली डेरिवेशन देखना, तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आएगी। तो वहां का ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, यहाँ पे यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि हम सोलेनॉइड लेंगे और सोलेनॉइड की वजह से एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड की वजह से, जैसे ये सोलेनॉइड है तो इसकी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अब आपने जब चैप्टर 5 पढ़ा, चैप्टर 5 पढ़ते समय हमने एक डेरिवेशन करी, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट, करी है ना हमने डेरिवेशन, मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड लेंगे, सोलेनॉइड की वजह से उसकी एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड उस बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से मैच कर जाता है, इसका मतलब सोलेनॉइड कैसे एक्ट कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, और यहीं पे हमारी डेरिवेशन प्रूव हो जाएगी। तो हमें बेसिकली यही करना है और उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज होगा। क्लियर है बात यहाँ तक? देखिए आगे लिखेंगे। अब इसमें क्या क्या है, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में वैल्यूज हैं हमारे पास कुछ, तो वो वैल्यूज हम लेके चलेंगे। जैसे कि अगर आप सोलेनॉइड, ये मैंने समझाने के लिए लिया था, फॉर्मूला कहीं साइड में लिख लो, या मैं ये यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ सोलेनॉइड का, ठीक है। ये सोलेनॉइड है मान लीजिए, जिसको हम सिलिंड्रिकल शेप में ले लेते हैं और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके एक्सिस अगर हम मानते हैं तो ये एक एक्सिस हो गया और ये सेंटर हो गया, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O। तो लेंथ हम इसकी क्या मान लेते हैं 12, यानी L इस साइड और L इस साइड, ठीक है, क्लियर है। और इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है ये, इसको A मान लेते हैं। रेडियस को हमने क्या मान लिया, A, क्योंकि तभी तो सर्कुलर लूप होगा। जैसे यहाँ पे ये A है, सर्कुलर लूप, ठीक है। और इसका एक एलिमेंट हम मान लेते हैं ये हमने एलिमेंट मान लिया dx, जो कि ओरिजिन से कितना दूर है, x दूर है। ओरिजिन से कितना दूर है, x दूर है, ठीक है। तो आप लोग ये डायग्राम लाके लिख लीजिए, वेयर a इज रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। a क्या है, रेडियस ऑफ सोलेनॉइड है। 2l क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, 2l लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और I जो है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे केस क्या है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट। इसका एक्सियल पॉइंट क्या है, ये एक्सियल पॉइंट है। तो मान लो इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और P पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, पहले इस एलिमेंट की वजह से निकालेंगे। इस छोटे एलिमेंट, जैसे इस एक सर्कल था, एक वायर लूप थी, ऐसे एक एलिमेंट लूप की वजह से हम इस P पॉइंट पे निकालेंगे, और फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसने हम ऐसे हमने बहुत बार किया ना, एक बार एलिमेंट का निकाल लो फिर टोटल निकाल लो, जैसे हमने चैप्टर 7 11th में किया था, है ना। तो उसी तरीके से एलिमेंट का निकालेंगे फिर टोटल निकालेंगे। तो देखिए ये जो P पॉइंट है वो सेंटर से कितना दूर है, सेंटर से R दूर है, R डिस्टेंस पे। तो हम कह सकते हैं वेयर OP इज इक्वल टू R। OP इज इक्वल टू क्या है, R, समझ गए। दूसरा ये फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे ना, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यूज करना है। तो कैसे यूज करना है, देखो n जो है, ये n है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि एक यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने n।
अब आप बताइए, ये जो dx है ये हमने एक एलिमेंट माना है, तो इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो अगर एक यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक नंबर ऑफ टर्न्स में, अच्छा क्लास ये डिस्कनेक्ट होने वाली है, दोबारा से मैं बना रहा हूँ, होस्ट कर रहा हूँ, आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए, खत्म ही होने वाली है, फिर बीच में आधी बात रह जाती है, दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए आप लोग। तो मैं क्या कहता, हाँ, एक यूनिट टर्न में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो dx में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, dx के लिए कितने होंगे, n dx। क्लियर। एक यूनिट टर्न में अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो dx में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n dx। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट dx वो क्या हो जाएगा, n dx। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स एलिमेंट dx में कितने हो जाएंगे, n dx, क्योंकि एक में अगर n है तो एक में अगर n है यानी वह यूनिट लेंथ में इतना है, तो dx के लिए कितना होगा, n dx हो जाएगा। समझ गए, तो n dx नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। नाउ केस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट p ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड at point P due to this element। ठीक है, इस एलिमेंट की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बनेगा, P पॉइंट पे। तो ये देखिए, इसको देखिए, यही फॉर्मूला बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, I करंट है तो I, A स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर, और n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितने हैं, n dx, तो ये आ जाएगा n dx। ठीक है, अपॉन में है 2। ठीक है, अपॉन में क्या है 2, और डिस्टेंस अगर आप देखो तो a तो आ गया रेडियस, तो ये तो आ जाएगा रेडियस यानी a स्क्वायर, प्लस x क्या होता था, ये डिस्टेंस, जहां जिस लूप का आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, मतलब जहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है जिसकी वजह से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से निकल रहा है, इस एलिमेंट की वजह से। तो अगर आप देखो इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस देखना है, तो इस एलिमेंट का अगर डिस्टेंस देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, r में से x को माइनस करोगे तब जाके ये डिस्टेंस मिलेगा आपको, है ना, r में से ये डिस्टेंस को माइनस करोगे तब जाके ये डिस्टेंस मिलेगा। तो इसका मतलब x की जगह क्या आ जाएगा, r माइनस एक्स का स्क्वायर एंड क्यूब होल का 3/2। ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। देखो, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह n dx और डिस्टेंस की जगह रखा है r माइनस एक्स, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये बात अगर सभी को समझ में आई तो एक बार यस कर दो, अगर डाउट है तो पूछो। आशीष आई समझ में, ओके, दिवांशु, देखिए टेस्ट मैं ले रहा हूं, पर टेस्ट में भरोसा नहीं कर सकता आप लोगों के, क्योंकि आप वहां बैठ के तुरंत टेस्ट देते हैं, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चलता है। नाउ अब क्या होगा, टेस्ट आपका कुछ ऐसा करूंगा कि आप मेरे सामने बैठ के टेस्ट देखें और सामने ही अपलोड करें। तो इस तरीके से अब मैं कुछ टेस्ट के लिए करना चाहता हूं, तो बट जैसे अगर जूम का है या मैं कुछ और भी सॉफ्टवेयर देख रहा हूं कि और कोई कंफर्टेबल, लीनियंट, इजीली अवेलेबल या इजी टू हैंडल वाला कोई सॉफ्टवेयर मेरे को मिल जाता है, तो मैं वो सॉफ्टवेयर आपसे डाउनलोड करवाऊंगा, देन आपसे टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो बी प्रिपेयर, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है गूगल क्लासरूम वाले में, क्योंकि आप किसी भी टाइम पे टेस्ट को अपलोड करते हो, कुछ करते हो। नाउ मैं आपके सबके, आप सभी मेरे सामने बैठ के अपना कैमरा ऑन करके टेस्ट देंगे, ताकि मैं ध्यान रख सकूं, नजर रख सकूं कि आप लोग ध्यान से टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इस तरीके से टेस्ट लूंगा, क्योंकि सबका टाइमिंग टेस्ट देने का अलग अलग हो रहा है, कोई भी टाइम पे टेस्ट नहीं दे रहा है, और टेस्ट इज कंपल्सरी, इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब भी मेरे को कोई नया सॉफ्टवेयर अगर मिलता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, आप लोग उसको
डाउनलोड कर लेना, और एक दिन हम किसी संडे के दिन एक ट्रायल क्लास लेंगे ताकि उस सॉफ्टवेयर पे इजीली हैंडल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और जो इन वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी कर सकते हैं, कर लेंगे, ताकि बाद में कभी हो तो हो सकता है कि हम जूम को रिप्लेस कर दें। हाँ, तो इतनी बात सभी को समझ में आ गई, चलिए ठीक है, समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है, हम अगर ये मान लें कि जो P है वो काफी दूर है एलिमेंट से, ठीक है, जो P है वो क्या है, काफी दूर है एलिमेंट से, तो ऐसे में जो X का डिस्टेंस है वो काफी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, मतलब ये A नेग्लिजिबल हो जाएगा, X नेग्लिजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कंडीशन डालते हैं, आपको पता है फिजिक्स इज ऑल अबाउट अजम्पशन। तो इफ P lies at very large distance, it means R is greater than X, R is greater than X। तो ऐसे में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो a स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पूरा जो टर्म है ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, आर क्यूब के, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके हो जाएगा, आर क्यूब के। तो देखिए मैं ये वाला पार्ट हटा दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया है। तो हमें तो फॉर्मूला क्या बन गया, सो फॉर्मूला हमारा बन गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन में 2 आर क्यूब। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी, अपॉन में 2 आर क्यूब। नाउ अब हम कर देंगे इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो टोटल वैल्यू हमें निकालनी होगी, है ना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू आपने निकाली, तो टोटल निकालनी है तो इसको डीवी से डिनोट करो, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो टोटल निकालने के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करा आपने, डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन में 2 आर क्यूब। अब देखो लिमिट किसके अकॉर्डिंग आप लगाते हो, लिमिट लगाते हो जो डी के साथ में टर्म है, डी के साथ में टर्म देखोगे तो एक्स है। देखो एक्स अगर इधर बढ़ता है तो कितना बढ़ सकता है, एल तक बढ़ सकता है, और अगर x इधर से इधर बढ़ेगा तो माइनस एल तक जा सकता है। मतलब यहाँ पे रहेगा तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ओरिजिन मान के चल रहे हैं हम, तो x की वैल्यू यहाँ तो 0 है, इधर जाएगा तो माइनस एल और इधर जाएगा तो प्लस एल, यानी कि लिमिट क्या आ जाएगी, माइनस एल से प्लस एल। इतनी बात क्लियर है, माइनस एल से प्लस एल। ये ध्यान रखना है, ये x है, यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा है ना, समझ गए। और ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये एल है, क्लियर। तो माइनस एल से एल क्या होगी, इसकी लिमिट होगी। तो इंटीग्रेशन करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कांस्टेंट बार, आई कांस्टेंट बार, रेडियस कांस्टेंट बार, नंबर ऑफ टर्न्स पर कांस्टेंट बार, और आर की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो भी क्या आ जाएगी बाहर। तो 2 आर क्यूब ये भी बाहर, अंदर क्या बच गया, dx माइनस एल से प्लस एल। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन अपॉन में 2 आर क्यूब, x हो जाएगा और माइनस एल से प्लस एल। तो अपर माइनस लोअर, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन, ये हो जाएगा एल प्लस एल अपॉन में 2 आर क्यूब। तो 2l हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन और l अपॉन में r क्यूब, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। समझ गए,
इतनी बात तो क्लियर होगी होगी। या ऐसा करो कि इसको 2 को रहने दो, इसका यूज होगा। अब देखिए कैसे यूज करते हैं, यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आपको याद हो कि जब हमने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पॉइंट पे निकाला था, तो उसमें एम आया था। क्या आया था? एम। एम क्या था? मैग्नेटिक मूवमेंट। एम क्या था? मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट के मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट के मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं। एक मैंने बताया है m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l, ये किस सेंस में बताया है? बार मैग्नेट के सेंस में। और एक मैग्नेटिक मूवमेंट बताया है NIA, है ना? मैग्नेटिक मूवमेंट है क्या बताया है? NIA, ये मूवमेंट हमने बताया है। क्लियर है? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ NI, तो ये किस सेंस में बताया है? जब करंट कैरिंग लूप होता है। ये किस सेंस में बताया है? जब करंट कैरिंग लूप होता है। तो यहाँ पे करंट कैरिंग लूप वाला ही केस है क्योंकि सोलेनॉइड है, इसलिए हम ये वाला लेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है? 2l है, 2 है। अगर मैं m की बात करूं, इसमें क्या करते हैं हम? पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। NIA, ठीक है, पाई से हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई ए स्क्वायर, ठीक है, और N2L ये साथ में हो गया, अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब, आर क्यूब। इतनी बात क्लियर है? अच्छा इसको नोट कर लो, ये वाला रब करना पड़ेगा पोर्शन, नोट या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। हाँ सही कर दिया, वो मैंने सही कर दिया। तो इस साइड वाला पोर्शन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। हो जाए तो डन कह देना। डन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है? N2L पाई ए स्क्वायर NI। मैग्नेटिक मूवमेंट की अगर हम बात करें, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि M, वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ करंट, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया, यही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएगा? N2L, यानी टोटल लेंथ 2L थी और N यूनिट लेंथ में था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे? N2L, ठीक है, इनटू में करंट I, इनटू में एरिया पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? एरिया। तो यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या आ गया? M। तो अगर पुट करोगे तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट M अपॉन में 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर आप इनकी जगह पे पुट करोगे तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 2 पाई क्यूब, और अगर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई आर क्यूब। तो B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट M अपॉन में 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब जरा इसमें देखिए कि यही फॉर्मूला अगर आपने नोट किया था वो डेरिवेशन, तो अगर आप मैच करोगे बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था कंडीशन वाला, वो यही फॉर्मूला आया था, ठीक है। बार मैग्नेट का एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था कंडीशन के साथ, वो क्या आया था? यही आया था। इसका मतलब अगर फॉर्मूला सेम आ गया दैट मीन्स सोलेनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, लिखिए इसके नीचे लाइन लिख लीजिए आप,
This is the expression for magnetic field on the axial line. This is the expression for magnetic field on axial line of a short bar magnet, of a short bar magnet. Thus the axial field of thus the axial field of a finite solenoid, thus axial field of a finite solenoid carrying current is same as that of bar magnet, is same as that of bar magnet. Hence proved, hence proved. तो ये था लास्ट टॉपिक, मेरे को एकदम से ध्यान आ गया, ये हमने नहीं किया था, हमारा छूट गया था, मैंने सोचा था लास्ट में कराऊं ऐसे, चलिए याद आ गया सही टाइम पे। अब इसमें इस डेरिवेशन को लेके आपको अगर कोई डाउट है किसी स्टेप में तो प्लीज पूछिए, डाउट में नहीं रहना। इफ it's clear to you then write yes sir, clear sir, done sir, no sir, no doubt sir, anything. Okay, Divyanshu. चलिए तो क्लियर है आपको, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, बट मेरे को अगर कोई इंपॉर्टेंट मिलता है और मैं आज असाइनमेंट भेजता हूँ इस चैप्टर्स के 4 और 5th चैप्टर के, असाइनमेंट करिए। नाउ अब मैं असाइनमेंट चेक करूंगा कि कौन कौन असाइनमेंट कर रहा है, ठीक है। मैं डेली वाइज आपको बोलूंगा कि इतने क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन के आंसर आप लिख के अपलोड करिए गूगल क्लासरूम में, एंड मैं पूछूंगा और देखूंगा, तो आप लोग करोगे दिखिएगा मुझे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वरना क्लास अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। जो बाद में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी यही सेम कंडीशन अप्लाई है कि मैं आप डेली बेसिस पे या 2 दिन पे या 3 दिन पे आपको मैं क्वेश्चन नंबर दे दिया करूंगा कि इतने से इतने असाइनमेंट में से क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपलोड करिए, क्लियर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय। एंड आशीष गया, आशीष।